सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोग के सामने बिहार सर्विस कोड का पार्ट 2, जो कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 किया था हमने। तो बिहार सर्विस कोड पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान है जिसको जिसको बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के क्वेश्चन में दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। सबसे पहले है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश का वर्णन है 220 में, नियम 220 में। और मातृत्व अवकाश ईएल के साथ लगा सकते हैं, ईएल के साथ। और मातृत्व अवकाश के बारे में जानेंगे कि 2 बच्चों के लिए दिया जाता है मातृत्व अवकाश। मैक्सिमम 2 बच्चों तक दिया जा सकता है। और मातृत्व अवकाश के बारे में जानेंगे कि इसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होता है, सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, सेम है 220 ए। 220 ए में है चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल। और ये मातृत्व अवकाश टोटल 180 दिन मिलता है महिला कर्मी को, जो माँ बनती है उनको बच्चे की प्रारंभिक देखभाल के लिए। और 220 ए में है चाइल्ड केयर लीव, जो बच्चे के का ख्याल रखने के लिए वो 730 दिन दिया जाता है, 730 दिन। ठीक है, ये भी 2 बच्चों के लिए है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। आगे आते हैं ईएल। ईएल के बारे में देखते हैं। तो ईएल जो है वो मैक्सिमम हम लोग 300 दिन इन कैश कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय में हम लोग कितना दिन इन कैश कर सकते हैं? 300 दिन। एक क्वेश्चन पूछा था कि ईएल कैसे अर्जित किया जा सकता है। ईएल केवल कर्तव्य से अर्जित किया जा सकता है, कर्तव्य से अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ पे कमीशन जो आया था, फोर्थ पे कमीशन, उसमें ईएल 240 दिन किया गया था बढ़ाकर, और अभी 300 दिन है। लेकिन ये हमको नहीं पता कि किस पे कमीशन में 300 दिन किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि फोर्थ पे कमीशन में 240 दिन ईएल को किया गया, जिसमें ईएल का कैश इनकेसमेंट किया गया। मतलब मैक्सिमम हम लोग 240 दिन का कैश इनकेसमेंट कर सकते थे, फोर्थ पे कमीशन में लाया गया। आगे आते हैं, तो इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है। ईएल, मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। हाँ, एक और याद आ गया, 220 में, 220 ए में हो गया मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव। वही 221 में है अस्पताल छुट्टी। छुट्टी 221 में अस्पताल छुट्टी। तो ये भी जरूरी है, पूछा हुआ है एक बार, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाय में प्रतिनियुक्त सरकारी सेवक द्वारा किया गया सेवा बाह्य सेवा में शामिल होता है। गलत। बाह्य सेवा का मतलब थोड़ी बाह्य सेवा में कोई नियोक्ता हो गया, जहाँ राज्य सरकार आपको भेज रहा है, वो नियोक्ता आपको अपनी शर्तों पर छुट्टी देगा, टीए देगा। वो पेंशन और उपादान नहीं दे सकता है। तो बाह्य सेवा उसको नहीं बोलेंगे जहाँ पर सरकारी सेवक को किसी निकाय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा स्थापित, वो नहीं है। आगे आते हैं। बिहार सेवा संहिता सरकारी सेवा के यात्रा भत्ता संबंधित। गलत। केवल यात्रा भत्ता संबंधित नहीं है, यात्रा भत्ता का वर्णन है नियम, बिहार सर्विस कोड के नियम 109 में रखना है। आगे, जिला न्यायाधीश का कार्यालय वेकेशन में आता है, सही है। वेकेशन में, वेकेशन कार्यालय में 3 आता है, स्कूल, कॉलेज और जिला न्यायाधीश का कार्यालय।
स्कूल, कॉलेज, जिला न्यायाधीश का कार्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक को अवकाश से कर्तव्य पर बुलाए जाने संबंधित प्रत्येक आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए कि कर्तव्य पर उनकी वापसी ऐच्छिक है या अनिवार्य। एकदम सही है कि अगर हम किसी को कर्तव्य पर बुला रहे हैं या कोई कर्तव्य पर आ रहा है तो यह उसकी इच्छा जो है वो स्वैच्छिक है या फिर अनिवार्य है, ये जरूर उल्लेखित होना चाहिए। एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कोई छुट्टी पर गया हुआ और उसी बीच उसका स्थानांतरण कहीं हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो जिस दिन स्थानांतरण का ऑर्डर आया उसके अगले दिन से छुट्टी खत्म, दिन से छुट्टी समाप्त समझा जाएगा, समाप्त समझा जाएगा, समझा जाएगा। और छुट्टी वेतन भी नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे हम छुट्टी में हैं तो जितना दिन आप एब्सेंट कीजिएगा उसका वेतन भी काट लेगा, छुट्टी वेतन नहीं मिलेगा उसके अगले दिन से। तो भाई फटाफट आइए ड्यूटी ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपका स्थानांतरण हुआ है। आगे एक चीज और जानते हैं, जो आकस्मिक अवकाश है, अवकाश, इस पर हम लोग दावा नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि हाँ हमको आकस्मिक अवकाश दिया ही जाना चाहिए, कोई दावा नहीं कर सकते हैं। और आकस्मिक अवकाश के बारे में एक चीज और जानते हैं, सीएल जो है से किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं मिलाया जा सकता है, किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं मिला सकता। एक चीज और जान जाते हैं कि सीएल जो है वो मैक्सिमम एक बार में 8 दिन ले सकते हैं, वन टाइम, एक बार में 8 दिन। और जिसका 5 डे ड्यूटी है यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी है उसको 12 दिन सीएल मिलता है, जिसका 6 डे ड्यूटी है उसको 16 दिन सीएल मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सीएल तो हम लोग 8 दिन ले सकते हैं। और कोई भी छुट्टी, कोई भी छुट्टी अगर आप ले लिए, सीएल ले लिए चाहे कुछ भी ले लिए, वो छुट्टी रविवार, शनिवार या अवकाश, कोई अदर छुट्टी, अदर छुट्टी, ये सब मिला के मैक्सिमम 12 दिन ही हो सकता है, तक ही लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप दिमाग लगा के घर गए कि चलो सैटरडे संडे हो गया, फिर 8 दिन हम सीएल ले लिए, फिर सैटरडे संडे हो गया, फिर कोई छुट्टी हो गया, फिर कोई छुट्टी हो गया, और वो किसी तरह गलती से वो 13 दिन अगर हो गया, 12 दिन से एक दिन भी ज्यादा हो गया, तो सारा छुट्टी को ईएल काउंट कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। ये नियम भी याद रखना है। छुट्टी का भी इतना ही नियम जानते हैं। एक छुट्टी होता है विशेष आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, ये केवल केवल स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, यानी कि खिलाड़ियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119 बिहार सेवा संहिता का नियम 119, राज्य सरकार आवास आवंटन स्थगित कर सकती है। एकदम सही है। 39 में व्यक्ति को एकदम सही, दोनों सही है। नियम 119 से 125 ये आवास से रिलेटेड है, आवास से रिलेटेड। ठीक है, दोनों सही है। इसमें अगला क्वेश्चन आता है, सरकारी सेवक के मुख्यालय से तात्पर्य है वह स्थान या अधिष्ठान जहां उनके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं। एकदम सही बात है, जहां कार्यालय का अभिलेख रखा जाएगा उसी को बोलते हैं मुख्यालय। राज्य सरकार
आदेश द्वारा किसी अन्य स्थान को पदाधिकारी के लिए मुख्यालय विहित कर सकती है। राज्य सरकार कोई आदेश निकालती है, बोले कि अब तुम्हारा हेडक्वार्टर वहां हो गया, तो निकाल सकती है, तो सारा अभिलेख वहां चला जाएगा। दोनों सही है। चला, यदि किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरुद्ध 7 माह तक आरोप पत्र गठित नहीं होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं आरोप पत्र के बारे में क्या होता है। सबसे पहले किसी पर कोई लांछन लगा, किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई लांछन या आरोप लगाया गया, आरोप लगाया गया, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी वरीय पदाधिकारी से जांच कराएंगे कि क्या ये आरोप सही प्रतीत हो रहा है, सही है या गलत है। बोलेगा हाँ सुनने में आ रहा है ऐसा, ठीक है, बोलेगा हाँ ऐसा सच प्रतीत हो रहा है। क्या करेंगे, स्पष्टीकरण मांगेंगे, यानी कि बचाव बयान। किससे, जिस सरकारी कर्मचारी पर लांछन लगाया गया उस पर बचाव बयान मांगेंगे, उसका बचाव बयान देखेंगे। बचाव बयान स्पष्टीकरण स्वीकृत होगा तो केस वहीं समाप्त, संचिकास्थ हो जाएगा, संचिकास्थ। लेकिन अगर स्वीकृत नहीं हुआ, अस्वीकृत हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, आरोप पत्र गठित करेंगे, गठित करेंगे। पहले इस आरोप पत्र का नाम था प्रपत्र क, प्रपत्र क, लेकिन अब प्रपत्र क नहीं है, अब इसको आरोप पत्र ही बोलते हैं। आरोप पत्र का 4 पार्ट है, ये 4 भाग में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। ये 4 पार्ट में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आरोप पत्र कितने भाग में है। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं, आरोप पत्र जो गठित किया जा रहा है उसके लिए 3 माह का टाइम होता है। 3 माह, यानी कि जो भी सक्षम प्राधिकार है, प्राधिकार यानी कि अनुशासनिक प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, प्राधिकार, उसके पास आरोप लगाने से लेकर और स्पष्टीकरण अस्वीकृत होने के बाद 3 महीना का टाइम रहता है कि वो आरोप पत्र गठित करे। यदि वह 3 महीना तक आरोप पत्र गठित नहीं कर पाया तो निलंबन समाप्त किया जाएगा, किया जाएगा भाई। 3 महीना तक आरोप पत्र गठित नहीं किया, निलंबन समाप्त। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि ये अनुशासनिक प्राधिकार कारण का उल्लेख करके, कारण का उल्लेख करे कि इन इन कारणों से हम अभी तक आरोप पत्र गठित नहीं कर पाए हैं, तो पुनः 4 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पहले था 3 माह और अब 4 माह, यानी कि टोटल टोटल 3 + 4 = 7 माह। 7 माह तक आरोप पत्र गठित हो जाना चाहिए। अगर 7 माह में भी आरोप पत्र गठित नहीं हुआ तो व्यक्ति का व्यक्ति का आरोप पत्र, तो निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हो जाता है। तो निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। तो निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा अगर 7 महीना तक आरोप पत्र गठित नहीं हुआ तो। आगे बढ़ते हैं, निर्वाह भत्ता। हम्म, किसी सरकारी कर्मी को मिलने वाला मासिक अनुदान जो क्या नहीं पाता है, वेतन या छुट्टी वेतन नहीं पाता, उसको निर्वाह भत्ता मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति सस्पेंड होता है उसको क्या मिलता है, निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता का जिक्र किसमें है,
नियम 96 में है, नियम 96 में। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को 50% वेतन मिलता है, 50% वेतन मिलेगा, ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि जब आदमी सस्पेंड रहता है ना, यानी कि निलंबित रहता है, तो उसको किसी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का छुट्टी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नाक रगड़ते रह जाएगा, बोलेगा कि हमको छुट्टी दीजिए सर, बोलेगा कि नियम में है ही नहीं छुट्टी, आपको कैसे दे। आगे निर्वाह भत्ता के बारे में एक चीज और जानते हैं। निर्वाह भत्ता तभी मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट सरकार के सामने पेश करना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट ये है कि हम कहीं और कोई भी वित्तीय पेशा या कारोबार ईटीसी में संलिप्त नहीं है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए निलंबित हो गया, सस्पेंड हो गया, आप अपना दुकान चलाने लगा, सरकार देखेगा भाई पैसा कमा रहा है, हम्म, तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम कोई भी अलग वित्तीय पैसा या कारोबार नहीं चला रहे हैं। आगे, क्या बिहार सेवा संहिता बिहार विधान परिषद पर लागू है? हाँ है, विधान परिषद पर लागू है, विधानसभा पर लागू है, सचिवालय कर्मचारी पर लागू है, ठीक है। बिहार पुलिस कर्मी पर लागू है, कर्मी पर लागू है। पटना हाईकोर्ट स्टाफ पर लागू है। उसके बाद ये राजभवन के कर्मचारी पर लागू है, मतलब कि सब पर लगभग लगभग लागू ही है। आगे, बिहार सेवा संहिता चैप्टर 7 पदग्रहण काल से संबंधित है। पदग्रहण काल नियम 252 में इसका जिक्र है, नियम 252 में इसका जिक्र है, ठीक। अब पदग्रहण काल के बारे में जानते हैं। पदग्रहण काल चैप्टर 7, पदग्रहण काल जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, इसमें भी हेडक्वार्टर चेंज हो गया, सॉरी, इसमें क्या है, विभाग चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक। यानी कि अधिष्ठान भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि अगर आप विश्वेश्वरैया भवन में थे तो विश्वेश्वरैया भवन में ही है, आप विकास भवन में थे, विकास भवन में ही है, तो आपको पदग्रहण काल मिलेगा 0 डे, ठीक। इसमें क्या है, अगर आपका अधिष्ठान चेंज हो गया, चेंज हो गया, परंतु कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ, आपको विश्वेश्वरैया भवन से विकासे भवन जितना दूर हुआ, यानी कि आपको क्वार्टर चेंज करने का नौबत नहीं आया, करने का नौबत नहीं आया, नहीं आया, तो आपको मिलेगा 1 दिन। और वो 1 दिन कब होगा, जिस दिन ऑर्डर निकला उसके अनुवर्ती दिन से, यानी कि उसके अगले दिन से, अनुवर्ती दिन से ऑर्डर निकला उसके अगले दिन से काउंट होगा, अनुवर्ती 1 दिन, ठीक है। अगला, अगला क्या है, आपको क्वार्टर चेंज करना पड़ गया, करना पड़ गया, इतना दूर दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई फिक्स नहीं है कि 4 दिन देगा कि 5 दिन देगा, लेकिन मैक्सिमम फिक्स है, मैक्सिमम आपको 30 दिन देगा, यानी कि पदग्रहण काल आपको मैक्सिमम 30 दिन तक दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2014 में मातृत्व अवकाश कितनी थी? 135 दिन थी। अभी कितना है? 180 दिन है। किस नियम में है? नियम 220 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि सरकारी सेवक के मामले में ऐसा पाया जाता है कि उनका निलंबन पूर्णतः अनुचित था, उन्हें क्या दिया जाएगा? पूर्ण वेतन, पूर्ण भत्ता दोनों दिया जाएगा। देखिए, जीवन निर्वाह भत्ता, निलंबन जो है, निलंबन अगर 12 महीना तक चल गया, 12 महीना तक, तो क्या हुआ? 12 महीना तक क्या मिल रहा है? जीवन निर्वाह भत्ता। 12 महीना जैसे हो गया, यानी कि 1 साल, तो एक ये क्या बोलते हैं, जो आरोपी है, वो एक एप्लीकेशन देगा कि सरकार 1 साल हो गया है, अभी तक हम जीवन निर्वाह भत्ता में ही अपना गुजारा चला रहे हैं। तो सरकार देखेगा देखेगा कि 1 साल हो गया, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्या किया जाए भाई? जीवन निर्वाह भत्ता को 50% तक बढ़ा दिया जाए या 50% तक घटा दिया जाए? तो देखते हैं, अगर 50% तक बढ़ेगा कब? जब प्रक्रिया नॉर्मली चला चला लेकिन 50% घटाएगा कब? जब निलंबन अवधि में विलंब का कारण आरोपी पदाधिकारी स्वयं हो। पदाधिकारी स्वयं हो, यानी कि जब पता चल जाए सक्षम प्राधिकार को या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि निलंबन साला इसी के कारण हुआ है, यही आरोपी पदाधिकारी के कारण हुआ है, यही लेट किया है, अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है सही टाइम पे, कोई इसको 4 बार हम लोग रिमाइंडर भेजे फिर भी स्पष्टीकरण नहीं, इसी के कारण 1 साल हुआ है, कह देंगे इसको और घटा दो, 50% और जीवन निर्वाह भत्ता घटा दो। तो ये डिपेंड करता है हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे कि जीवन निर्वाह भत्ता बढ़ाया जाए या घटाया जाए। जीवन निर्वाह भत्ता नियम 96 में जिक्र है। एक और इससे मिलता जुलता है, निर्वाह अनुदान। निर्वाह अनुदान, इसका जिक्र है नियम 44 में, इसको भी याद कर लेना है, पूछता है। निर्वाह अनुदान 44 में, जीवन निर्वाह भत्ता नियम 96 में। और 95 से 100 में हम लोग को कुछ चीज के बारे में जानना है कि ये बर्खास्तगी या निलंबन, यही सबसे रिलेटेड है, मतलब कि डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सबसे रिलेटेड है। 95 से 100। आगे आता है, बिहार सेवा संहिता के तहत सरकारी सेवक को सरकार द्वारा छुट्टी के समय दिया गया मासिक वेतन क्या कहलाता है? छुट्टी वेतन, नियम 27 में। आगे, बिहार सेवा संहिता 1952 किस नियम में राजपत्रित सरकारी सेवक? नियम 18 में राजपत्रित सरकारी सेवक। और परिशिष्ट 2 में भी इसका जिक्र है। आ गया था नियम 58, भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति। 58 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति। 46 में मौलिक वेतन। आगे बढ़ते हैं, सेवा पुस्तक के बारे में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सेवा पुस्तक ये है चैप्टर 9 में, सेवा पुस्तक के बारे में चैप्टर 9 में है। और इससे संबंधित एक नियम है 288, एक नियम है 290, एक नियम है 293, एक नियम है 298, एक नियम है 299।
88, 90, 93, 98, 99। 88 बोलता है सेवा पुस्तक का संधारण होना चाहिए। 88 बोलता है। 90 के बारे में थोड़ा भूल गए हैं। 93 बोलता है सेवा पुस्तक में की गई प्रविष्टि सही या निर्धारित तरीके से की गई है अथवा नहीं, यह जांच कर लेना प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का उत्तरदायित्व है। मतलब कि हर सरकारी सेवक को अपना सेवा पुस्त सर्विस बुक स्वयं जांचना चाहिए कि उसमें क्या गलती है क्या सही है। 298, 298 बोलता है सेवा पुस्तक का सत्यापन होना चाहिए, वार्षिक रूप से होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए और जुलाई महीने में होना चाहिए। ठीक, अगला 299 बोलता है कि सेवा पुस्तक कार्यालय प्रधान के पास संधारित होना चाहिए। सेवा पुस्तक से रिलेटेड सारा यही है। आगे, सरकारी सेवक कितने वर्षों की लगातार सेवा के पश्चात ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं? 20 वर्ष के बाद। तो 3 रूल है, VRS, CRS और आयु वार्धक्य सेवानिवृत्ति। VRS जो है वो होता है ऐच्छिक सेवानिवृत्ति। CRS हो जाएगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति। यानी कि कोई आदमी अगर 20 साल सर्विस कर लिया है, अब उसको सर्विस करने का मन नहीं है, तो VRS दे सकता है। कोई आदमी CRS दे सकता है, वो चाहे तो खुद CRS दे सकता है। अब अगर आदमी खुद CRS दिया, स्वयं दे दिया CRS, स्वयं, यानी कि अब CRS देने का 2 रूल है, या तो बिहार सर्विस कोड के नियम 74 के तहत दे, या तो CCA रूल्स के तहत दे। CCA रूल्स के तहत मतलब उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला और उसको CRS दे दिया गया। तो जब बिहार सर्विस कोड के तहत मिलेगा तो उसको सेवांत लाभ मिलेगा 2/3, 2/3 सेवांत लाभ मिलेगा। लेकिन CCA रूल्स के तहत अगर उसको CRS मिल गया तो उसको, सॉरी उल्टा बोल दिया है, अगर बिहार सर्विस कोड के तहत उसको मिला, यानी कि वो खुद लिया, तो उसको 100% सेवांत लाभ मिलेगा। और CCA रूल्स का मतलब है कि उस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला है, वो कुछ गलत काम किया है, तब उसको गलत काम के तहत सजा के तौर पर उसको CRS दिया गया, तो उसको सेवांत लाभ 2/3 मिलेगा, यानी कि उसको कम ना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ये भी याद रखना है। और आगे आते हैं, इसका जिक्र बिहार सर्विस कोड का नियम 74 में है, नियम 74 में। VRS का कितना में है? 74 का ख। VRS का जिक्र है 74 का ख, और आयु वर्धक की सेवानिवृत्ति का जिक्र है 73 में, 73 में। यानी कि जिसका 60 साल पूर गया वो रिटायर हो जाएगा, वो आयु वर्धक की सेवानिवृत्ति हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मानदेय 23 में है। मानदेय 23 में है। 22 में है अवकाश। अवकाश के बारे में जिक्र है। आगे आते हैं। अर्ध वेतन छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के अर्ध वेतन छुट्टी 232 और 233 में हाफ पे लीव। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक की जीवन निर्वाह गृह लगान की कटौती अनिवार्य कटौती है। जीवन निर्वाह भत्ता, इसमें दो तरह की कटौती होगी, अनिवार्य और एक ऐच्छिक। ठीक है। अनिवार्य कटौती में आ जाएगा गृह लगान, आयकर, वाटर टैक्स, जल कर, बिजली बिल, ईटीसी। तो ये सब उसको भरना ही है। लेकिन ऐच्छिक में क्या आ जाएगा, जीपीएफ में डालना है पैसा, ऐच्छिक में आ जाएगा। कोई आपको बीमा करना है तो ऐच्छिक में है भाई, इसको उस पर डिपेंड करता है वो करे या ना करे। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक की बर्खास्तगी के मामले किस चैप्टर में, चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4, चैप्टर 4 है। कौन से खंड से संबंधित, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है वेतन। तो चैप्टर 3 का लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चैप्टर 3 में है आपका अ, सेवा की आम शर्तें। 4 में तो वेतन हो जाता है, हमको चैप्टर 3 लग रहा है, चैप्टर 4 में वेतन हो जाता है। तो ये हमको लगता है गलत है, चैप्टर 3 होना चाहिए था यहाँ पे। देख लीजिएगा आप लोग। और चैप्टर 3 में ही है आपका 73 में आपका ये है आयुवर्धक की सेवानिवृत्ति, 74 में है बर्खास्तगी वगैरह, इसी में होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त वेतन का वर्णन चैप्टर 5 में है। वेतन में योग, 4 में था वेतन, 9 में था सेवा अभिलेख का वर्णन। 9 में क्या था, हमें एक सरकारी सेवक के सेवा पुस्त में जन्म तिथि परिवर्तित करने के लिए कर्मचारी को सुना जाना चाहिए। ठीक है। किसी का जन्म तिथि 12/4/2000 है। रिटायरमेंट कब होगा, सेवानिवृत्ति कब होगा, सेवानिवृत्ति हो जाएगा महीना का लास्ट दिन, 30 तारीख ना होता है, 30/4 और इसमें 60 जोड़ दीजिए, 60। 30/4/2060 को ये रिटायर करेगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक के जीवन निर्वाह अनुदान से ग्रुप बीमा अंशदान मद में की गई कटौती किस प्रकार की है, अनिवार्य कटौती। ग्रुप बीमा, ग्रुप बीमा अनिवार्य है और जितना बीमा है वो ऐच्छिक है। ग्रुप बीमा करवाना ही पड़ता है शुरू में ही, तो ये अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य कटौती। बिहार सेवा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सही है। भारत के बाहर बाह्य सेवा में स्थित सरकारी सेवक को उसका नियोजक अपनी शर्त पर छुट्टी दे सकता है। सही है। छुट्टी के लिए आवेदन, छुट्टी की स्वीकृति आदि संबंधी प्रक्रिया का विनियमन परिशिष्ट 9 के नियमों के अंतर्गत होता है। दोनों सही है। 9 परिशिष्ट 9 में भी छुट्टी का वर्णन है
11 में भी है, 12 में भी है, 13 में भी है। 9 में है छुट्टी की प्रक्रिया। छुट्टी की प्रक्रिया, छुट्टी की प्रक्रिया ही है यहाँ पर क्वेश्चन में। और 11 में है भारत से बाहर छुट्टी। तो भारत से बाहर जो छुट्टी लेके जाएगा उसका वर्णन है। 12 में है छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत, स्वीकृत या अस्वीकृत करेगा उसके बारे में वर्णन है। और 13 में है सीएल के बारे में, परिशिष्ट। यह है छुट्टी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय निधि 19 में है, 29 में है, और 19 में है आम राजस्व या सामान्य राजस्व। 27 में छुट्टी वेतन, 28 में लियन। लियन के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्रहणाधिकार। नियम 28, किसी का ज्वाइनिंग हुआ उसको एक पद पर एक ही व्यक्ति का लियन हो सकता है। एक ही व्यक्ति का लियन हो सकता है, दो व्यक्ति का लियन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। उपार्जित अवकाश केवल कर्तव्य से पाया जा सकता है। सही बात है, ईएल केवल कर्तव्य से पाया जा सकता है। अगर कोई 6 महीना ही ड्यूटी किया है तो 6 महीना का ही ईएल मिलेगा, बाकी सब दिन में एबसेंट है तो नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आदमी बोलता है 1 साल में इतना ईएल मिलता है, नहीं। 1 साल में जितना दिन ड्यूटी किया, अगर पूरा दिन ड्यूटी किया तो इतना ईएल मिलता है, ये कहना सही। तो ईएल जो है कर्तव्य से अर्जित किया जाता है। आगे, बिहार सेवा संहिता 1952 के किस नियम में परिसीमान परिभाषित है? परिसीमान 41 में परिभाषित है। 19 में है आम राजस्व, आम राजस्व। आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संहिता मतलब किस नियम में सावधिक पद? 49 में। देखिए, सावधिक पद 100 आ रहा है, 100 का मतलब 7, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। सावधिक पद 7 7 7 49 49, सती सती 49 सावधिक पद, ऐसे करके याद रख सकते हैं। सावधिक पद 49। और एक चीज और है, 50 में है कालमान वेतन, 23 में है मानदेय, 39 में है व्यक्तिगत वेतन। ये बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, ये तीनों रट लेना। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक के अवकाश लेखा से किस प्रकार के अवकाश की कटौती नहीं होती है? अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश की कटौती नहीं होती है। आगे आते हैं। अवकाश विभाग में काम कर रहे सरकारी सेवक को वैकेशन के साथ अवकाश संबद्ध करने की अनुमति दी जा सकती है। हाँ, या तो वैकेशन के प्रारंभ में या तो वैकेशन के अंत में, यही दो है जब उसको अवकाश संबंध करने की अनुमति दी सकती है। अगर ट्रिप पे जा रहा है या सॉरी टूर पे जा रहा है, टूर पे जा रहा है तो टूर मान लेते हैं कि 10 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर भी छुट्टी लगा दे सीएल और यहाँ पर भी लगा दे। प्रारंभ और अंत दोनों में सीएल नहीं लग सकता है, या तो आप प्रारंभ में लगाइएगा या तो आप अंत में लगाइएगा, ये नियम। आगे बढ़ते हैं। एक और नियम, अगर आपका 10 दिन का सीएल है, 10 दिन का, तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे या तो यहाँ लगाइएगा या तो सैटरडे संडे यहाँ लगाइएगा, दोनों दिन नहीं लगाइएगा। ये भी नियम देखिए, इसमें सीएल दोनों तरफ है, यहाँ सीएल बीच में है, दोनों दिन सैटरडे संडे नहीं लगेगा। या तो आप प्रारंभ में लगाइए या तो आप अंत में लगाइए। आगे बढ़ते हैं। नियम 22 अवकाश सही है, नियम 38 स्थायी पद सही है, दोनों सही है।
बिहार सेवा संहिता किस नियम के अंतर्गत सरकारी सेवक को वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात भी सेवा में बनाए रखे जा सकते हैं? 73 बताए थे। वार्धक्य सेवानिवृत्ति निवृत्ति यानी कि जिसका 60 साल हो गया है, वो अगर सेवानिवृत्ति होना चाहता है, नियम 73। VRS 74 का ख, CRS 74, ये नियम याद रख लेना, जहां भी आएगा मार देना। 73, 74, 74 का ख। और VRS के लिए मिनिमम कितना सेवा होना चाहिए? 20 वर्ष होना चाहिए, तभी वो VRS ले सकता है। आगे, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश में गया सरकारी सेवक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत के योगदान नहीं कर सकता। यानी कि कोई अगर बोला है कि हम कल बीमार हो गए, घर चला गया, आके योगदान कर देगा, तो बोलेगा तुम तो बोला था बीमार है, तो जल्दी से चिकित्सा प्रमाण पत्र दो, क्योंकि तुम चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही अवकाश में गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जब उसको योगदान देगा तो। आगे, बिहार सेवा संहिता का कौन सा नियम अस्थायी पद के वेतन से संबंधित है? तो 94। अस्थायी पद का वर्णन है नियम 48 में। इसको टेन्योर पद भी बोलते हैं, टेन्योर पद। और ये भी याद रखना है कि टेन्योर पद जिसका वर्णन 48 में है, उसके वेतन का वर्णन, वेतन से संबंधित, वेतन से संबंधित वर्णन 94 में, नियम 94 में, ये भी याद रखना है। 94 में वेतन से संबंधित वर्णन। आगे, किराया, किराया का वर्णन है परिशिष्ट 8 में। परिशिष्ट 8 है 9, 9 में क्या है? छुट्टी की प्रक्रिया। आगे, बिहार सेवा संहिता 29 में आम आवास नहीं है, आम आवास 19 में, 29 में है स्थानीय निधि। 33 में विदेश वेतन, ये सही है। 33 में विदेश वेतन। 42 में विशेष वेतन, जो किसी उपलब्धि या परिलब्धि पे मिलता है। परिक्षमान नियम 41 में है, 41 में परिक्षमान का वर्णन है। और ये भी जानना है कि परिक्षमान से तात्पर्य वो सरकारी सेवक का से है जो मौलिक रिक्ति के विरुद्ध परिक्षमान के रूप में नियोजित हुए हैं। अभी हम लोग का प्रोबेशन पीरियड 1 साल का हो गया है, यानी कि 1 साल हम लोग का होगा, उसके बाद सेवा संपुष्ट हो सकता है। लेकिन सेवा संपुष्टि के लिए हम लोग को कोड 1, कोड 2, कोड 7, कोड 8 में पास करना जरूरी है। अगर पास नहीं किए तो प्रोबेशन पीरियड को 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 साल में तो आपको पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे, जब एक सरकारी सेवक को सरकारी अवकाश के पश्चात छुट्टी संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है, तो अवकाश के पश्चात प्रथम दिन से उसकी छुट्टी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जिस दिन अवकाश हुआ, जैसे मान लीजिए कि वो छुट्टी ले लिया शुक्रवार को, शुक्रवार को, ठीक है, तो सैटरडे हो गया अवकाश, संडे हो गया अवकाश, तो उसका छुट्टी काउंट होगा मंडे से। यही बोल रहा है। आगे, बिहार सेवा से परिक्षमान शब्द को परिभाषित किया 41 में, परिक्षमान 41 में। 38 में हो गया है स्थायी पद। 39 में वैयक्तिक वेतन। 40 में परिकल्पित वेतन। आगे, जब सरकारी सेवक निलंबित किया जाता है तो वह सरकारी सेवक ही बना रहता है। हाँ, निलंबित किया जाएगा तो सरकारी सेवक ही रहेगा, थोड़ी ना उसको निकाल दिया जाता है। निलंबन का मतलब सेवा से निकलना नहीं होता है। निलंबन का वर्णन है CCA रूल्स, नियम 9 में निलंबन का वर्णन है। जब कोई सरकारी सेवक निलंबित किया जाएगा तो वह सरकारी सेवक ही बना रहता है,
और अगर कोई व्यक्ति पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब अनुशासनिक कार्रवाई, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, और उसी बीच अगर वो मर जाता है तो वो मामला वहीं समाप्त कर दिया जाएगा, मामला संचिकास्थ हो जाएगा। और एक चीज और है, जितना दिन निलंबित रहा, निलंबन अवधि पूर्णतः कर्तव्य पर मानी जाएगी और उसको पूर्ण वेतन प्लस पूर्ण भत्ता मिलेगा। मर गया तो उसको थोड़ी मिलेगा, उसका फैमिली वालों को मिलेगा। तो ये भी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संहिता के किस नियम में यह वर्णित है कि दो या दो से अधिक सरकारी सेवक एक समय में एक पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते? 67 का ए। 28 में लियन के बारे में बोलता है। 28 में बोलता है लियन के बारे में, ग्रहणाधिकार। हम लोग पढ़े थे कि लियन एक पद पर एक ही आदमी का हो सकता है। वो कौन सा रूल बोलता है? एक पद पर एक ही आदमी नियुक्त हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, या दो से अधिक नहीं हो सकते। 67 का क बोलता है। आगे, निलंबित सरकारी सेवक को बिहार सेवा संहिता के किस नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दे? नियम 96 के तहत। नियम 96 के तहत बताया था, जीवन निर्वाह भत्ता 96 और निर्वाह अनुदान 44 में बता ही थे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 छुट्टी। 6 से छुट्टी, 6 से छुट्टी, 6 से छुट्टी। सेवा अभिलेख 9 में है, बाह्य सेवा 8 में, पद ग्रहण काल 7 में। चैप्टर है ये, चैप्टर 8, चैप्टर 7। आगे, पेंशन योग्य सेवा नियम 36 में है। अभिप्रेत है वो सेवा जो सरकारी कर्मी द्वारा किया गया या दिया गया हो, जिस कारण से वे लोक राजस्व मद से पेंशन पाने के हकदार हो। लोक राजस्व से पेंशन पाया जा सकता है। स्टेट ऑफ इंडिया से भी पाएगा पेंशन, संयुक्त निधि से भी पाएगा, लोक राजस्व से पाएगा। उम्र की परिभाषा है नियम 9 में। 18 क्या है? नियम 18 राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवक। 12 में है संवर्ग। आगे बढ़ते हैं। मातृत्व अवकाश 180 दिन दिया जाता है, पहले 135 दिन था, पहले था। मातृत्व अवकाश नियम 220, चाइल्ड केयर लीव 220 ए। 221 में है अस्पताल छुट्टी। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन दिए मिलेगा, दोनों दो बच्चे पर मिलेगा। आगे, छुट्टी वेतन 248 का कॉम है, 248 का कॉम है छुट्टी वेतन। अब परिभाषा है 27 में, नियम 27 में। नियम 27 परिभाषा एक्सप्लेनेशन 248 का कॉम है। जिस दिन छुट्टी पर रहते हैं उसका वेतन मिलता है हम लोग को। सरकारी सेवक के जीवन निर्वाह अनुदान से आयकर की कटौती, तो अनिवार्य कटौती है, आयकर कटेगा ही कटेगा। आगे, अनुसचिवीय सेवक स्टेनो, ये परिशिष्ट 5 में इसका जिक्र है, नियम 30 में इसका जिक्र है। और आते हैं इसमें परिशिष्ट 5 नियम 30। और जानते हैं अनुसचिवीय सेवक वो होता है जिसके कर्तव्य पूर्णतः लिपिकीय प्रवृत्ति के, क्लरिकल प्रवृत्ति के, इसको बोलते हैं अनुसचिवीय सेवक। आगे, बदली की परिभाषा 51 में है, बदली 51 में है। 58 में बताया था भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति। जब तक सरकार आदेश न दे निकाले, उसको टाइमली प्रमोशन, प्रोन्नति, सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह सब मिलते रहेगा। 54 में क्या है?
राज्य जो है विशेष आदेश निकालकर राज्य जो है वो विशेष आदेश निकालेगी और उम्र सीमा शिथिल कर सकती है। उम्र सीमा शिथिल करने की शक्ति है इसमें। नियम 54 में याद रखिए, 58 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति और 54 में उम्र सीमा शिथिल करने से, ये दोनों जहां आएगा आप मार दीजिएगा। आगे 100 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और करना है आज का। योगदान देने के समय पदग्रहण काल चैप्टर 7 में है। चैप्टर 6 छुट्टी, 6 छुट्टी, 6 छुट्टी। 8 में है बाह्य सेवा, 9 में है सेवा अभिलेख, 4 में है वेतन, 5 में वेतन में योग। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, निलंबन अगर 12 मास मतलब 1 साल ज्यादा हो गया तो 50% तक बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ बढ़ाने का ऑप्शन दिया है, मार देंगे। आगे नियम 30 अनुसूची सरकारी सेवा, 41 परिष्करण दोनों सही है। आगे नियम 64, 64 जो है वो बोलता है विश्रामावकाशी विभाग। विश्रामावकाशी अवकाश इसके बारे में बोलता है। अवकाश दिया वही सही होगा। लियन का है 28 में, नियम 28 में। आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूरक भत्ता कौन सही नहीं है? वर्दी भत्ता गलत हो गया, क्षतिपूरक भत्ता नहीं है। सुविधा के लिए क्षति में दिया गया, जैसे मान लीजिए कुछ सुविधा में क्षति हो रहा है, आप 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, आपको क्षतिपूरक भत्ता दिया जा सकता है। और क्षतिपूरक भत्ता जो है नियम 104 में भी है और नियम 13 में भी इसका वर्णन है, बताया था दोनों नियम इसका वर्णन है। विशेष परिस्थिति में दिया गया भत्ता दोनों सही है, लेकिन ये गलत है, तो गलत आंसर चुनना था, वर्दी भत्ता आ जाएगा आंसर। बिहार सेवा संहिता किस पार्ट में परिशिष्ट का वर्णन है? पार्ट 2, पार्ट 2 में परिशिष्ट का वर्णन है। और टोटल कितना परिशिष्ट है? 16। 16 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सरकारी सेवक जिन्हें आवास आवंटित किए गए हैं वे किस नियम के तहत अपना क्वार्टर एक्सचेंज कर सकते हैं? 125, 125 क्वार्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। 124 क्या बोलता है? 124 बोलता है कि जिसे क्वार्टर मिला है वह उप पट्टे पर दे सकता है। किसी अन्य को देने की अनुज्ञा का वर्णन। अब तो 124 हो गया, 119, 119 भी एक रूल है जो बोलता है सरकार आवास आवंटन स्थगित कर सकती है। सरकार अभी जब भी कभी भी विशेष आदेश निकाल देगा, बोलेगा हम किसी को क्वार्टर नहीं देंगे, पड़ल रहेगा खाली। सरकार का मन, वो सरकार कभी भी आवास आवंटन स्थगित कर सकती है। एक और रूल है, अगर ए है और बी है, दोनों के पास क्वार्टर है, ए के पास कोई क्वार्टर, बी के पास क्वार्टर, ये दोनों एक्सचेंज करे, तुम मेरा क्वार्टर ले लो, हम तेरा क्वार्टर ले लिए। ये हो गया रूल 125। लेकिन अब अगर ए है और बी है, ए के पास क्वार्टर है, बी के पास क्वार्टर नहीं है, ये बोलेगा भाई तुम आओ मेरे पास रह लो, तो ये इसको अपने पास रख सकता है, लेकिन उससे भाड़ा नहीं लेगा। भाड़ा नहीं लेगा, पता चल जाएगा भाड़ा प्रूफ दे दिया तो फंस जाएगा ये, भाड़ा नहीं लेना है। दूसरा चीज कि ये किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकता है, जॉब में नहीं है उसको नहीं रख सकता। या अगर ए मान लीजिए कहीं चला गया है, तो बी बोलेगा कि हमको ये दे के गया था इसीलिए घर मेरा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, सरकार इसको लात मार के भगा देगा, बोलेगा अरे हम ए को दिए थे, बी को थोड़ी दिए थे। ए के पास आवास है, बी के पास आवास नहीं है, तो बी बोलेगा कि हमको ए रहने दिया था अपने घर में, तो बी बोलेगा ये मेरा घर हो गया, तो ये भी गलत है। सरकार आवास ए को दिया था,
ए अगर नहीं है, कुछ हो गया और चला गया, तो आवास फिर से सरकार अपने अंडर ले लेगी और बी को लात मार के भगा देगी। आगे, क्या संहिता में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत किसी सरकारी कर्मी जिन्हें पूर्व से सरकारी क्वार्टर आवंटित है, यदि वे चाहे किसी एक या अधिक सरकारी कर्मी को अपने क्वार्टर में रख सकते हैं? नहीं, नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी। ए के पास क्वार्टर आवंटित है, बी के पास नहीं है, रख सकता है। दोनों के पास क्वार्टर आवंटित है, तो क्यों रखेगा भाई? नहीं रखेगा। और ए के पास क्वार्टर है, बी के पास क्वार्टर नहीं है, सॉरी बी के पास भी क्वार्टर है, तो दोनों एक्सचेंज कर सकता है। तो तुम मेरा ले लो, हम तेरा ले लो। आगे, वर्ष 2018 में सरकारी सेवक को अनुमान्य होने वाले क्षतिपूरक अवकाश का उपभोग किस वर्ष में जाएगा? देखिए, अगर मान लेते हैं कि 30 जुलाई 2018, 2018 इस दिन को आप छुट्टी था, उस दिन ड्यूटी कर लिया, यानी कि सैटरडे के दिन ड्यूटी कर लिया, तो आप आपके पास क्षतिपूर्वक अवकाश कब दिया जाएगा? जब आप जिस दिन छुट्टी था उस दिन आप ड्यूटी किए, उसके बदले दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 30 जुलाई 2019 तक आप ये छुट्टी, एक दिन जो आप ड्यूटी किए हैं, वो एक दिन कभी भी ले सकते हैं छुट्टी, लेकिन अगले साल लिया जाएगा। यानी कि 2019 में, मतलब कि 1/1/2019 से इतना तारीख तक लिया जाएगा। वो आपको 2018 में नहीं ले सकते हैं, यही क्षतिपूर्त होता है। 2018 में सरकारी सेवक को अनुमान्य हुए क्षतिपूर्त अवकाश किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा? तो 2019 में किया जाएगा, लेकिन प्रासंगिक दिन, जिस दिन अवकाश के दिन कार्य किया गया, एक वर्ष के भीतर, मतलब कि 30 जुलाई को काम किया गया था, तो 30 जुलाई तक ही मिलेगा, लेकिन अगले साल मिलेगा, 2019 में मिलेगा। आगे बढ़ता है, बिहार सेवा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही है? संवर्ग से तात्पर्य, संवर्ग नियम 12 में है, संवर्ग से तात्पर्य है पृथक इकाई के रूप में मंजूर सेवा या सेवा के किसी भाग का कर्मचारी वर्ग। आगे बढ़ते हैं, यदि सरकारी सेवक लगाए गए आरोप से पूर्णतः आरोप मुक्त हो जाता है, तो 97 का 2 लागू होगा। 97 का 2 बोलता है कि आरोप मुक्त हो गया तो सब चीज हट जाएगा, उसको पूर्ण वेतन और पूर्ण भत्ता मिलेगा। अब टोटल अवधि उसका कर्तव्य पर माना जाएगा। आगे, एक सरकारी सेवक जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत के बाहर प्रतिनियुक्त किया जा सकता? नहीं भाई, कभी नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का परमिशन नहीं लेगा, भारत के बाहर चला जाएगा, तो भाई गुनाह हो गया, उसको एब्सेंट मान लिया जाएगा। और एक चीज और याद रखना है कि छुट्टी जो है, छुट्टी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना भी दिन लीजिए, 5 साल का छुट्टी 5 साल से अधिक नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर आप 5 साल से ज्यादा छुट्टी ले लिए, 5 ईयर से ज्यादा आप एबसेंट रहे या छुट्टी ले लिए, आपका सेवा सेवा समाप्त समझा जाएगा, समझा जाएगा। यानी अगर आप 1 जुलाई 2024 को आप निकले यहाँ से, विकास भवन से, और सीधा बोले कि 2 जुलाई 2029 को आए, सरकार बोलेगा आपका 5 साल पूरा हो गया, 5 ईयर से ज्यादा हो गया, अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहे, ठीक है? तो क्या उसको सेवा से निकाल दिया गया? नहीं, उसको एक ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन देंगे? बचाव बयान का या स्पष्टीकरण का, स्पष्टीकरण का बयान देंगे।
क्यों? बचाव बयान अगर उसको हम नहीं देंगे तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप जो है आर्टिकल 311 का उल्लंघन किए हैं, 311 का उल्लंघन किया है, यानी कि किसी को भी बचाव बयान का मौका नहीं दिए हैं, आर्टिकल 311 का उल्लंघन कर दिए। तो भाई इसको ऐसा हो सकता है सरकार बोल देगा अब इसको नौकरी देना पड़ेगा। आप प्रक्रिया को फॉलो नहीं किए तो सरकार क्या करेगा, उसको बचाव बयान का मौका देगा। बचाव बयान में पूछो जैसा है मेरा ये फलना फलना रीजन था इसीलिए हम 5 साल एबसेंट थे, बोले कोई बात नहीं, फलना फलना नियम ऐसा कहता है कि 5 साल से एबसेंट हुए आपका सर्विस इंड, नौकरी खत्म। सरकार चाहे तो ये भी बोल सकता है कि नहीं ठीक है आपका कारण एकदम परफेक्ट है तो सर्विसिंग नहीं करेंगे, बहुत बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन सरकार स्वीकार कर ले, स्पष्टीकरण स्वीकृत कर ले, ऐसा हो सकता है कि आपको सर्विस ब्रेक ना करे, लेकिन नियम यही कहता है कि 5 साल से ज़्यादा छुट्टी गए सर्विस ब्रेक खत्म। आगे बिहार सेवा संहिता के संदर्भ में इसको पढ़ना, ठीक है। परिवीक्षा की परिवीक्षा अवधि का विस्तार सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, सरकार तो कर ही सकता है विस्तार, अभी हम लोग पढ़े हैं 1 साल का हम लोग का प्रोबेशन पीरियड है, उसको और 1 साल के लिए सरकार बढ़ा सकता है अगर हम लोग पास ना करें, लेकिन मैक्सिमम 2 साल सरकार बढ़ा सकता है। ये क्वेश्चन गलत हो, मतलब गलत हो गया इसमें। आगे बिहार सेवा संहिता 1952 के किस नियम में सरकारी मुख्यालय का वर्णन 20 में, मुख्यालय 20 में वर्णन है, मुख्यालय का वर्णन 20 में। 12 में है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का वर्णन है कि जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम या फिर प्रथम प्रथम वेतन विपत्र के साथ हम लोग इस मेडिकल सर्टिफिकेट को अटैच करके देंगे, तभी हमारा वेतन जो है वो स्वीकृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? तो बोलेगा भाई वेतन ले रहा है मेडिकली फिट है, ये नहीं है, देना पड़ेगा। आगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS 24 का ख बताए थे, VRS जो है वो 74 का ख में है, CRS 74 में है, और आयुवर्धक की सेवानिवृत्ति 73 में है। आगे बढ़ाइए, कौन विभागाध्यक्ष नहीं है, उपवर्ड देखिए, उपवर्ड यहाँ आ गया, जहाँ पर भी उपवर्ड आ गया वो विभागाध्यक्ष नहीं हो सकता, उप सचिव, उपनिदेशक, उपायुक्त, ये सब विभागाध्यक्ष नहीं हो सकते। आगे विभागीय कार्रवाई का संचालन किस प्रक्रिया के तहत है, अर्ध न्यायिक। देखिए विभागीय प्रक्रिया कार्रवाई अर्ध न्यायिक है, और एक व्यक्ति पर एक साथ विभागीय कार्रवाई प्लस न्यायिक प्रक्रिया एक साथ चलाई जा सकती है। एग्जाम्पल, किसी पर केस हो गया, कोई आपराधिक मामला है, मान लेते हैं कि 302 का मामला है, मर्डर केस का है, 307 का है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, ठीक है, जो भी मामला है आपराधिक है, तो इस मामला के तहत एक विभाग में भी मामला चलेगा, विभागीय मामला। वो विभागीय मामला अर्ध न्यायिक होता है, ये न्यायिक मामला ये हो गया, लेकिन विभागीय मामला वो अर्ध न्यायिक होता है, बोलता है कि जो इसके प्रसंग में यहाँ जो 302 का मामला 307 का मामला चल रहा है वो सरकारी सेवक के नैतिकता का प्रतीक है, वो अनैतिक पर्सन है, और उसके संदर्भ में यहाँ पर भी एक मामला चलेगा जो उसके आचार्य संहिता का हम लोग उल्लंघन करते हुए दिखाएंगे। आचार्य संहिता, आचार्य संहिता क्या बोलते हैं,
सर्विस कंडक्ट रूल है ना, सर्विस कंडक्ट रूल, आचार नियमावली, इसका जिक्र करते हुए नियम 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3 ये सब का जिक्र करेंगे। और इसके जिक्र करते के साथ साथ हम लोग विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब निलंबन के पश्चात सरकारी सेवक पुनः स्थापित हो जाता है, अच्छा ठीक है, निलंबन समाप्त हो गया, पुनः स्थापित हो गया योगदान देने के लिए, तो सक्षम प्राधिकार डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या निर्णय लेगा? निर्णय लेगा दोनों, सरकारी सेवक निलंबन की अवधि में दिए गए वेतन का और वेतन भत्ता का, दोनों का भुगतान। वेतन का भुगतान कैसे होगा, वेतन भत्ता का भुगतान कैसे होगा? तो वेतन भी और भत्ता भी, दोनों के बारे में डिसीजन लेगा। वेतन भी लेगा, वेतन का भुगतान, वेतन के भत्ता के संबंध में दोनों निर्णय लेगा। इसको वेतन पूरा दिया जाए और भत्ता भत्ता पूरा दिया जाए कि नहीं, दोनों हो जाएगा आंसर। आगे, सरकारी सेवक के हेडक्वार्टर से क्या तात्पर्य है? जहाँ कार्यालय का अभिलेख रखेंगे, एकदम सही है। राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य स्थान को आदेश द्वारा विहित करे कि वह हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर चेंज भी कर सकता है, दोनों सही है। आगे, बिहार सेवा संहिता 1952 किस नियम में सरकारी से कार्य क्षेत्र की परिभाषा 43 में है? 43 में है कार्य क्षेत्र, तो याद रखना है 43 में क्या है, कार्य क्षेत्र। 52 में मेडिकल सर्टिफिकेट है। 38 में स्थायी पद है, स्थायी पद है। आगे, विभागाध्यक्ष 21 में है। यदि एक सरकारी सेवक पूर्णतः आरोप मुक्त हो जाता है, 97 का 2 पढ़े थे, 97 का 2, पूर्णतः आरोप मुक्त हो जाएगा तो उसको पूर्ण वेतन और पूर्ण भत्ता देंगे। आगे बढ़ते हैं। संहिता के किस नियम के तहत सरकारी सेवक अपवाद भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का? 58 58 है ये, भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देंगे। और 54 बताए थे क्या है, क्या है कि सरकार जो है वो आयु सीमा शिथिल शिथिल करने का प्रावधान, प्रावधान, ये दोनों याद रखना है एक साथ। आगे, बिहार विभाजन के पश्चात शेष बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के अनुमान आरक्षण का प्रतिशत कितना है? ये तो रिजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया, रिजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया। तो रिजर्वेशन, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अभिप्राय है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो गया CRS नियम 74। अनिवार्य रूप से आयु वर्धक की सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त करना, हाँ उसके पहले ही सेवानिवृत्त करना, पूर्व, उसके पूर्व सेवानिवृत्त करना, यानी कि 60 वर्ष का आयु हो या आयु वर्धक सेवानिवृत्ति हो, उसके पहले ही आप सेवानिवृत्त कर दिए तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो गया। तो पढ़े थे कि CRS जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये अगर बिहार सर्विस कोड का नियम 74 के अनुसार करेंगे तो इसमें आपको सेवांत लाभ 100% मिलेगा। लेकिन CCA रूल्स के हिसाब से करेंगे तो इसमें सेवांत लाभ 2/3 मिलेगा। आगे, बिहार सेवा संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित मतलब एक सरकारी सेवक जिसे कस्टडी में काराधीन किया जाता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, क्या नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं। जिस दिन वो कारावास में गया, अगर वो 48 घंटा से अधिक कारावास में चला गया ना, 48 घंटा पूर्ण हो गया, बस उसी दिन से उसको निलंबित समझा जाएगा, समझा जाएगा। तो पहला नंबर तो हमारा गलत हो गया। दूसरा नंबर, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित आदेश की वैधता की चुनौती सरकारी सेवक हमेशा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, अनुशासनिक प्राधिकार चुनौती दे सकते हैं। फिर वो पूर्व क्या बोलते हैं, अपीलीय प्राधिकार हो गया।
अपीलीय प्राधिकार को भी चुनौती दे सकते हैं, पुनरावलोकन प्राधिकार को। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 सही है यहाँ पे। आगे, यदि सरकारी सेवक की निलंबन की अवधि 12 महीना से अधिक हो जाती है तो जीवन निर्वाह अनुदान या तो 50% बढ़ा सकते हैं या तो 50% घटा सकते हैं। यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है बोला है 50%। अगर उसमें लेट करने का रीजन सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद है तो 50% घटा देंगे। अगर वो नॉर्मल प्रक्रिया से चल रहा है तो 50% बढ़ा देंगे। आगे, सरकारी सेवक के जीवन निर्वाह अनुदान से भविष्य निधि अंशदान की कटौती ऐच्छिक है। भविष्य निधि अंशदान की कटौती ऐच्छिक हो जाएगा, बोले तो जीपीएफ जो है वो ऐच्छिक हो जाता है। ग्रुप बीमा, ग्रुप बीमा अनिवार्य हो जाता है, याद रखना, ग्रुप बीमा अनिवार्य हो जाता है। पिछले क्वेश्चन में था, देखिए इसमें कहीं कहीं गलत भी दे देता है, तो इसमें जो आंसर दिया हम वही बता रहे हैं। आगे, अवकाश लीव से अभिप्राय ऐसे अवकाश से है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 5 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। एकदम सही है, गलत दिया हुआ है। अवकाश लीव से अभिप्राय, अवकाश लीव से अभिप्राय 2-3 तरह का लीव होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में गैजेटेड हॉलीडे के बारे में, ठीक है, गैजेटेड हॉलीडे के बारे में बोला गया है, यहाँ अवकाश के बारे में बोला गया है, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है ऐसे सरकारी सेवक जिसका वर्णन परिशिष्ट 6 में है। 6 में है, 6 तो हम लोग पढ़े नहीं है। 2 में, 3 में था विभागाध्यक्ष की सूची, विभागाध्यक्ष की सूची। यहाँ पर 6 को आंसर दे रहा है, तो 6 में एक बार देख लेना होगा इसमें कि 6 में भी विभागाध्यक्ष के बारे में जिक्र है कि नहीं। आगे, एक स्थान से आगे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने पर सरकारी सेवक को दिया गया समय बिहार सेवा संहिता के तहत पदग्रहण काल कहा जा सकता है। इसका वर्णन चैप्टर 7 में है। आप पदग्रहण काल के बारे में बता दिए, कब 0 दिन मिलेगा, कब 1 दिन मिलेगा और मैक्सिमम 30 दिन मिलेगा। कब मिलेगा इसका जिक्र पहले कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थानांतरित किया जाएगा तो पदग्रहण काल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी जीवन जल कर वाटर टैक्स अनिवार्य हो गया, बताए थे। अनिवार्य में कौन कौन हो जाएगा, इनकम टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल और गृह लगान, पीटीसी। ग्रुप बीमा, ग्रुप बीमा भी था। ऐच्छिक कटौती में जीपीएफ हो गया। आगे, कौन सा विभाग सरकारी सेवक को वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन उत्तम से निर्धारित कोई भी बात होगा जिसमें सैलरी का मामला आ जाए वो वित्त विभाग देखेगा। आगे, यदि किसी सरकारी सेवक स्थानांतरण के में पद स्थान का परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पद स्थान चेंजे नहीं हुआ, तो 0 दिया जाएगा, पद ग्रहण, कोई पद ग्रहण काल नहीं दिया जाएगा। और अगर अधिष्ठान का चेंज हुआ है, चेंज हुआ लेकिन क्वार्टर चेंज नहीं हुआ, मतलब ज्यादा दूर नहीं हुआ, विश्वेश्वरैया भवन से विकास भवन दिया है, विकास भवन से विश्वेश्वरैया भवन, तो क्वार्टर चेंज करने का नौबत नहीं आया, तो 1 दिन दिया जाएगा, 1 दिन। और अगर क्वार्टर चेंज हो गया, मान लीजिए कि दिल्ली भवन दे दिया बिहार से, दिल्ली भवन तो बिहार भवन दिल्ली में है, तो आपको मैक्सिमम जो है वो 30 दिन तक पदग्रहण काल दिया जा सकता है। आगे, चैप्टर 4 वेतन, सेवा अभिलेख 9, परिभाषा 2, अवकाश यानी कि अवकाश यानी छुट्टी 6। सेवा संहिता किस नियम के अंतर्गत चैप्टर 7, चैप्टर 7 यानी कि पदग्रहण काल के अधीन अनुमानित पदग्रहण काल को राज्य सरकार कम या अस्वीकार कर सकती है। 253 नियम 253 बोलता है पदग्रहण काल के बारे में कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार
पद ग्रहण काल की क्या कर सकती है? पहला तो कटौती कर सकती है, दूसरा या तो वो चाहे तो पद ग्रहण काल को अस्वीकृत भी कर सकती है। नहीं देंगे छुट्टी, जा क्या कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवक को जीवन निर्वाह अनुदान से अग्रिम ऋण की अदायगी के फलस्वरूप कटौती नहीं किया जाना चाहिए। काहे करेंगे भाई, जीवन निर्वाह अनुदान ऐसे ही 50% मिल रहा है, उसमें से भी आप ऋण का अदायगी करने लगेंगे और अग्रिम का अदायगी करने लगेंगे। बोले अग्रिम दो तरह का होता है, स्थायी अग्रिम, अस्थायी अग्रिम। यानी कि जो भी पैसा आपका जीपीएफ में जमा है, जो भी पैसा आपका जीपीएफ में जमा है, उस पैसे से आपको जब जरूरत पड़ा, आप बोलिएगा कि हमको पैसा की जरूरत है, वो दीजिए। आप ही के जमा पैसा से आपको उधार देगा, लेकिन वो उधार जो है वो टैक्स फ्री होगा, आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको बराबर किस्त में धीरे धीरे उसको जमा कर देना है, किस्त में चुका देना है। वो होता है अग्रिम। आप अग्रिम ले रहे हैं, मेरा ही पैसा है, सरकार के पास रखा हुआ है, उसमें से हम अग्रिम ले रहे हैं और वो टैक्स फ्री है, उसमें हमको टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो मेरा पैसा सरकार से लेते तो सरकार हमसे टैक्स देता। तो इसमें वो अग्रिम नहीं देगा। अगर जीवन निर्वाह भत्ता दे रहा है आपको, यानी कि आप जीवन निर्वाह भत्ता में आप जीपीएफ में पैसा तो डाल नहीं रहे हैं, पढ़े हैं कि ये ऐच्छिक सेवानिवृत्ति है, ऐच्छिक है। सरकार ये मानता है कि जीपीएफ में पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो हम भी उसको अग्रिम नहीं देंगे, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। नियम 53 का हो, इसको गलती है 52 का होगा, सुधार लेना होगा। राजपत्रित पद नियुक्त सरकारी सेवक के लिए स्वास्थ्य जांच। आगे बढ़ते हैं। विदेश या बाह्य सेवा का वर्णन है चैप्टर 8 में। 8 में बाह्य सेवा, 4 में वेतन, 5 में वेतन में योग। आगे निम्नांकित में से कौन अवकाश विभाग है? विद्यालय और महाविद्यालय दोनों अवकाश विभाग है। जिला दंडाधिकारी, मार देगा बहुत तेज, हम बताए थे जिला न्यायाधीश का कार्यालय। जिला न्यायाधीश का कार्यालय भी अवकाश विभाग में आता है। जिला दंडाधिकारी गलत है, जिला शिक्षा। हम बताए थे कि इसमें 3 ही चीज दिया हुआ है अवकाश विभाग: विद्यालय, महाविद्यालय अथवा स्कूल कॉलेज, और जिला न्यायाधीश का कार्यालय। आगे बढ़ते हैं। महालेखाकार परिशिष्ट 10 में है। परिशिष्ट 12 में क्या है? छुट्टी स्वीकृत या अस्वीकृत करने के संबंध में, परिशिष्ट 8 है किराया। अब परिशिष्ट 9 है छुट्टी की प्रक्रिया का के संबंध में, छुट्टी की प्रक्रिया के संबंध में। आगे पद ग्रहण काल जो है चैप्टर 7 में है। चैप्टर 2 में परिभाषा है। 3 में सेवा की आम शर्तें, सेवा की आम शर्तें, और 6 में है छुट्टी यानी कि अवकाश, यानी कि इसको लिख सकते हैं अवकाश। पद ग्रहण काल के बारे में हम लोग जाने थे, और क्या कि पद ग्रहण काल जो है वो 0 दिन, 1 दिन और मैक्सिमम 30 दिन दिया जा सकता है, ये भी हम लोग जान गए। और पद ग्रहण काल के बारे में क्या जानते हैं? इसका वर्णन नियम 252 में है, नियम 252 में है। और नियम 253 क्या बोलता है? 253 बोलता है कि राज्य सरकार पद ग्रहण काल में, मतलब ज्वाइनिंग टाइम, जेटी ज्वाइनिंग टाइम, पद ग्रहण काल को इंग्लिश बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम में या तो कटौती कर सकता है या तो पद ग्रहण काल को अस्वीकृत कर सकता है, एकदम ही नहीं देगा, नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संहिता नियम 73 आयुर्वर्धक सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक, ये हो गया 74 का ख में। और वीआरएस, वीआरएस हो गया स्वैच्छिक, और सीआरएस हो गया 74 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संघ मुख्यालय का वर्णन नियम 20 में। अच्छा, इसमें दूसरा चीज है,
मुख्यालय से अन्यत्र पद का प्रभार सौंपने की अनुज्ञा या आज्ञा देने की शक्ति का वर्णन नियम 59 में है। नियम 59 बोलता है कि मुख्यालय से अन्यत्र आपको कोई पद दिया गया है, मतलब हेडक्वार्टर से बाहर कहीं आपको दिया गया पद, उसका आपको आज्ञा या अनुज्ञा करने का शक्ति का वर्णन इसमें किया गया 59 में। 58 एक हम बताए थे और 54 बताए थे। बताइएगा क्या है। भूतलक्षी प्रभाव से भूतलक्षी प्रभाव से वेतन वृद्धि के बारे में है, और 54 में क्या है, राज्य सरकार जो है क्या था 54 में, कि उम्र सीमा शिथिल करने का इसमें कर सकती है 54 में। 45 में सरकार यानी कि राज्य सरकार, इसका परिभाषा यानी कि सरकार का परिभाषा है 45 में। आगे, एक सरकारी सेवक जिसे सेवा से बर्खास्त किया जाता है, अपील या पुनरीक्षण के बाद पुनः स्थापित किए जाने पर अपनी पूर्व की सेवा अवकाश के लिए गणना करने का हकदार होगा। हाँ होगा। सक्षम प्राधिकारी यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेंगे कि अब चूंकि अपील के बाद उसको पुनः से सेवा में स्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया, रीज्वाइन किया गया है, तो वह अपने अवकाश की गणना के लिए पूर्णतः रूप से हकदार होगा। अब वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, जितना भी उसका छुट्टी है उसको क्या करेगा, उस बीच के दिन में घुसा दे। जैसे कि मान लीजिए कि वो यहाँ पर बर्खास्त हो गया, बर्खास्त हो गया और यहाँ पर फिर से ज्वाइन कर लिया, बीच का जो दिन होगा, ये बीच का दिन छुट्टी में काउंट होगा ना, नहीं तो इसका तो सैलरी ही काट लेगा सरकार। बीच का दिन को छुट्टी में कन्वर्ट करेगा और इसको पैसा देगा। अगर बीच का दिन छुट्टी नहीं है तो उसको कौन सा छुट्टी बोलते हैं, लीव विदाउट पे, जिसमें है अतिरिक्त अवकाश। हाँ, अतिरिक्त अवकाश, अतिरिक्त अवकाश देंगे इसमें, इसमें कन्वर्ट कर देंगे उस छुट्टी को, और उसमें इसको सैलरी नहीं मिलेगा जब सारा छुट्टी खत्म है तो। आगे बढ़ता है। निर्वाह अनुदान 44 बताए थे। 46 और 44 में अंतर। 46 में जीवन निर्वाह भत्ता और 44 में निर्वाह अनुदान। राजपत्रित पदों की सूची परिशिष्ट 2 में है, ये पढ़ना नहीं है। 5 में स्टेनो यानी कि अनुसचिवीय सरकारी सेवक। आगे, पदभार का परिवर्तन पदभार ग्राही एवं पदाधिकारी एवं पदभार मुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ये है आप पदभार ग्राही, यानी कि आप जो है संचिका ले रहे हैं। एक कोई आदमी ए है और बी है। ए से आप 100 संचिका लिए, 100 संचिका। क्या करेगा वो, आपको सारा संचिका का लिस्ट देगा और नीचे में यहाँ साइन कराएगा आपका, यहाँ वो खुद साइन करेगा। यहाँ लिख देगा पदभार ग्राही और यहाँ पे लिखेगा पदभार मुक्त पदाधिकारी, यानी कि ये अपना संचिका जो था 100 वो आपको दे दिया। अभी इस संचिका से पदभार मुक्त हो गया और आप पदभार ग्राही हो गए, तो ये पहला नंबर सही है। कुछ विशेष परिस्थिति, कुछ मामला है जब पदभार ग्राही पदाधिकारी एवं पदभार मुक्त पदाधिकारी का एक साथ मौजूद होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कि अचानक से उसको भेज दिया, एक के दिन में भेज दिया कहीं और, बिहार भवन दिल्ली। अब वो वहां से कैसे आएगा साइन करने के लिए, पॉसिबल नहीं है, एक साथ होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो गया कि बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये जो था बी को सौंपना था लेकिन बीमार पड़ गया, तो भाई ए जो है इसको काम देगा ना, 100 फाइल देगा ना सरकार, तो वो कोई जरूरी नहीं है बी का इसके पास होना जरूरी है। कुछ मामलों में जरूरी नहीं भी है, तो दोनों सही है, दोनों सही। आगे, लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी सरकारी सेवक को अवकाश की स्वीकृति नहीं देगी। एकदम सही बात है, 5 वर्ष ज्यादा देंगे तो भाई जाओ घर में अपना खिलौना खेलो। विशेष आकस्मिक अवकाश महिला कर्मचारी को, गलत। हाँ, विशेष अवकाश, विशेष आकस्मिक अवसर महिला कर्मचारी को दी जाती है। विशेष अवकाश जो है, एक विशेष अवकाश जो था जो खिलाड़ी को ही सिर्फ दिया जाता था, आकस्मिक अवकाश ही था।
विशेष आकस्मिक अवकाश देख लेंगे, इसको बताएंगे हम बाद में। दोनों सही यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सेवा संहिता किस नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मियों के मुख्यालय को परिभाषित? 20 में है मुख्यालय, 19 में है आम राजस्व, 18 में राजपत्रित सरकारी सेवक, राजपत्रित सरकारी सेवक, और 17 में बाह्य सेवा। चलिए आज 150 तक ही रहने देते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। सबसे मेन फोकस है कि आप कोड 7 और कोड 25 में अच्छे नंबर से पास करें, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।